नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है GLOF का, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो हिमानीकृत जो झीलें हैं उनके टूटने से जो बाढ़ आती है, तो इस साल सिक्किम में अक्टूबर की बात है, अक्टूबर में ग्लेशियर लेक के टूटने से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई थी और पूरे सिक्किम में बहुत नुकसान हुआ। 50 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक पूरा का पूरा डैम टूट गया था। तो ये बहुत न्यूज में है GLOF, और पिछले कई सालों से है। केदारनाथ में भी ऐसी एक लेक टूट गई थी जिससे बाढ़ आ गई थी, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो ये GLOF हमेशा न्यूज में रहता है। तो हम देखेंगे कि ये है क्या, हिमानीकृत झीलें होती क्या है, बनती कैसे हैं, आइस डैम्ड लेक क्या है, मोरेन डैम्ड लेक क्या है, कैसे टूटते, कौन कौन से कारण है जिनकी वजह से ये टूट रहा है, क्लाइमेट चेंज का इसमें क्या रोल है। ठीक है, ये तो हम GLOF का फैक्टर देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमें तीस्ता नदी का पूरा रिवर सिस्टम को देखना होगा। उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, उनका सोर्स क्या है, वहां पर कौन से ग्लेशियर है। तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम GLOF को समझेंगे, फिर लास्ट में हम देखेंगे तीस्ता रिवर सिस्टम। ठीक है, तो देखो GLOF नाम से क्लियर है। देखो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियर लेक के जो हिमानीकृत झील है उसके टूटने से आने वाली बाढ़। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर मैं तीस्ता नदी की बात करूं तो तीस्ता नदी के ऊपरी भाग में एक ग्लेशियर लेक थी जिसका नाम था साउथ लोनाक लेक। देखो यहां पर, देखो ये जो रिवर है पूरी की पूरी तीस्ता है। देखो ये जो जा रही है सिक्किम में से जा रही है, और इसकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, सहायिकाएं हैं। एक तो है लाचुंग, यहां से आ रही है लाचुंग, और इधर से आती है लाचेन। इधर से लाचुंग आएगी, इधर से लाचेन आएगी, और इस लाचेन को ही ऊपरी भाग में अपर तीस्ता कहते हैं। अभी हम उसके पूरे के पूरे ड्रेनेज सिस्टम को देखेंगे तो वहां बताऊंगा। तो अभी तक बस इतना ध्यान रखो कि ये जो तीस्ता नदी है ये चुंगथांग से चलती है। देखो ये चुंगथांग, यहां पर लाचेन और लाचुंग, देखो इधर से लाचेन आ रही है, इधर से लाचुंग आती है, ये दोनों आपस में मिल जाती है। तो ये चुंगथांग नाम की जो जगह है, यहां के बाद इसे तीस्ता कहा जाता है। ठीक है, तो इस तीस्ता नदी का संगम हो गया एक तरह से ये चुंगथांग, यहां पर लाचेन और लाचुंग आपस में आके मिली। ये जो लाचेन रिवर थी ये ऊपर की ओर जा रही है। देखो यहां से यूं आएंगी, यूं देखो, तो यहां पर अगर लाचेन जाएंगे तो इसकी सहायक नदी है जेमूचू। जो आपने जेमू ग्लेशियर सुना होगा, कंचनजंगा माउंटेन आपने सुना होगा, सिक्किम में है, उसी के पास ये जेमू ग्लेशियर है। तो जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जेमूची, और जेमूचू के पास से एक नदी है ये रही लोहनाक, और ये लोहनाक रिवर निकलती है कहां से, साउथ लोहनाक नदी से, और सॉरी लेक से। तो ये साउथ लोहनाक जो लेक है ये टूट गई। जब ये लोहनाक लेक टूटी, ये ग्लेशियर लेक है, ग्लेशियर के पिघलने से बनी है। तो जब ये टूटी तो इसका पानी देखो यहां से आया लाचेन में, और लाचेन से पहुंचा यहां तीस्ता में, और यहां पर ये चुंगथांग है, यहां पर एक डैम था पूरा का पूरा, वो सारा टूट गया। तो वो पूरा टूटा तो और पानी बढ़ा, और ये सारे के सारे निचले इलाके में पानी बढ़ गया और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होगी, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। नीचे भी बहुत सारे डैम थे, उनमें भी डैमेज हो गया। तो हम इस पूरे रिवर सिस्टम को देखेंगे अभी, लेकिन हाल में बस इतना ध्यान रखो कि ये जो साउथ लोनाक लेक है, इस पर जो नदी इससे निकलती है जिसका नाम है लोहनाक रिवर, या गोमाचू भी कहते हैं उसको, तो उस पर ये झील है, उसके टूटने से क्या हो गया, बाढ़ आ गई। लेकिन ये आती कैसे, कैसे ये झील बनती है। देखो ग्लेशियर क्या होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो अगर मैं यहां दिखाऊं आपको, देखो ये दिख रहा है ग्लेशियर। तो इस तरह से ग्लेशियर जो होता है वो घाटियों में ऐसे मूव करता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। जब ये ग्लेशियर ऐसे ढाल के हिसाब से, देखो ग्रेविटी खींचती है इसको, क्योंकि ये ऐसे ऊंचाई पर यूं ढाला, तो ये ग्रेविटी से खींचेगी, तो ये ग्लेशियर क्या करता है, घाटी में ऐसे बहता है। तो ये जब आगे की ओर बहता जाएगा, लेकिन क्या होगा, एक जगह पर आके ये रुकेगा जहां पर ये पिघलने लगता है। ठीक है? एक लिमिट होती है, देखो यहां तक ही ये आएगा, इसके आगे ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहां पर ये जो पीछे से जितना भी ग्लेशियर आ रहा है वो यहां पर पिघल जाएगा। तो जितना पीछे से आया वो यहां पर पिघल गया, पीछे से और आता जाएगा, ये यहां पिघलता जाएगा। जब यहां से पिघलेगा तो देखो इसके आगे से ये पानी निकल रहा है, ये छोटी सी एक झील बनेगी और इससे आगे नदी निकल जाती है। तो ग्लेशियर से इस तरह से क्या निकलती है, नदियां निकलती हैं। तो ग्लेशियर अपने अगले भाग में पिघलता है और उससे नदी निकलती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। तो जो बड़ी नदियां हैं वो सभी इसी तरह से ग्लेशियर से निकल पर्वतों पर ये मिलते हैं। तो लगातार ये नीचे की ओर मूव कर रहा है। ये बात सबको समझ में आई। अब झील कैसे बनती है, देखो
अब जब ये ग्लेशियर आता है तो इस डायग्राम को देखो, जब ग्लेशियर चलेगा, वो आइस जो चल रही है तो वो क्या करती है, वो पानी तो है नहीं कि ऊपर से बह जाएगा, तो जो चलेगा तो वो नीचे से क्या करेगा, पत्थरों को उखाड़ता हुआ लाता है अपने साथ। देखो ये नीचे दिख रहे हैं आपको, पत्थर दिख रहे होंगे छोटे छोटे, ये पूरा का पूरा मलबा है वो अपने साथ घसीटता हुआ लाता है। जैसे आप किसी मिट्टी इकट्ठा करने वाले आप जेसीबी मशीन को देखो, तो वो ऐसे धक्का लगाएगी तो आइस इकट्ठी हो जाएगी या मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी। तो ये अपने साथ क्या करता है, मलबे को अपने साथ लाता रहता है। सही है। अब देखो ये मलबे को यहां ला रहा है, देखो आगे की ओर ला रहा है। और देखो यहां पर अगर मलबा पिघल रहा है, यहां पर मलबा अगर सॉरी आइस अगर पिघल रही है, तो अगर आइस यहां पर पिघल गई तो मलबा तो यहीं रह जाएगा। पीछे से और आइस आ गई, ग्लेशियर ग्लेशियर हमेशा आगे मूव कर रहा है और यहां पर जाके पिघल रहा है। तो जब ये पीछे से आया तो ये मलबे को लाया, यहां तक आ गया मलबा, और ये ग्लेशियर पिघल गया, आगे पानी बन गया, तो मलबा यहीं रह गया। ठीक है। फिर और पीछे से ग्लेशियर आता जा रहा है, वो मलबा यहां इकट्ठा होता जा रहा है। तो इसके अगले भाग में मलबा इकट्ठा होता रहता है, जिसमें चट्टाने होंगी, पत्थर के टुकड़े होंगे। डन है। और साथ साथ देखो अगर इसके चारों तरफ पर्वत होंगे, ये देखो यहां पर इसके चारों तरफ क्या है, माउंटेन है, इनसे भी चट्टाने इसके ऊपर गिरती रहेंगी, तो वो भी इसके साथ बह के आएंगी यहां पर, और यहां पर आके पिघल जाएगा। तो मलबा सारा इसके आगे इकट्ठा होता। ये बात सबको समझ में आई। इस जो मलबे को बोलते हैं मोरेन, जो ग्लेशियर के साथ मलबा या अवसाद आते हैं उन्हें कहा जाता है मोरेन। और जब ये मोरेन इसके अगले भाग में हो गया, सही है। अब क्या होता है कि ग्लेशियर अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, पिघल रहा है और पीछे हट रहा है। देखो पीछे हटने का मतलब कि पहले ग्लेशियर यहां था, अब देखो फिर ये यहां पहुंच गया और फिर भी उससे पीछे पहुंच गया। देखो तो ग्लेशियर अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, तो ये पिघलेगा यहां से, और ये क्या करेगा, धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर देगा। देखो ये पीछे हट गया। जब पीछे हटेगा तो जो मलबा जो आगे था वो सारा का सारा एक दीवार के रूप में खड़ा हो जाएगा। ये जब ये ग्लेशियर जब पीछे पिघलेगा तो ये पिघलेगा तो इसका पानी जाएगा, तो पानी जाएगा तो लेकिन जो आगे मलबा था तो वो तो खड़ा हो गया। देखो यहां देखो इस डायग्राम में, देखो पहले ये वाला ग्लेशियर यहां था, तो ये जब पिघल के पीछे गया तो देखो ये मलबा यूं आगे इकट्ठा हो गया, इसे बोलते हैं मोरेन। फिर देखो ये यहां रुका थोड़ी देर, थोड़ी देर यहां रुकने के बाद काफी समय तक यहां रुका, तो ये सारा मलबा यहां इकट्ठा होता रहा, फिर ये पिघल के देखो पीछे चला गया। ठीक है। तो ये अपनी जगह को कैसे पीछे की ओर चेंज कर रहा है। तो ये जो पानी पिघला, ये जो ग्लेशियर पिघला, ये सारा का सारा पानी क्या रहेगा, यहां पर इकट्ठा होता रहेगा इसके पीछे, और इससे एक झील बन जाएगी इस मोरेन के पीछे, जिसे बोलते हैं मोरेन डैम लेक, मतलब मोरेन ने डैम की तरह काम किया। सही है। अब देखो इसको, अगर मैं यहां दिखाऊं आपको एक डायग्राम और, तो उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो देखो यहां देखो ये आपका ग्लेशियर था, तो ये ग्लेशियर के पिघलने से देखो ये बन गई ग्लेशियर लेक, और देखो इसके आगे ये रहा मोरेन। पहले ये यहां तक था, यहां से पिघल के वो यहां तक पहुंचा, तो जो पहुंचा तो ये सारा का सारा जो ग्लेशियर पिघला वो अब इस मोरेन के पीछे पानी के रूप में इकट्ठा हो गया, जिसे हमने झील बोल दिया। सही है। अब जब ये यहां पर इकट्ठा होगा तो ये एक पूरी की पूरी झील बन गई। अब किसी वजह से अगर ये मोरेन टूट जाए तो ये सारी की सारी झील आगे बह जाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, मोरेन डैम्ड। डन है। अब देखो इसको अगर मैं डायग्राम पे बनाऊं तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखो ये कोई पर्वतीय इलाका है और यहां पर इस तरह से स्लोप बना हुआ है, और इस पर ये ग्लेशियर था, ये आपका ये ग्लेशियर है। और पहले ये क्या था, पहले मान लो ये यहां तक था, कि आगे इस तरह से यूं जगह है। अब ये वाला इलाका पिघल गया, क्या हो गया, पिघल गया, और आपका जो मलबा था वो सारा का सारा कहां इकट्ठा है, जगह पे यहां पर, क्योंकि मलबा काफी होता है, तो ये इस तरह से यहां पर ऐसे इकट्ठा होता, बिल्कुल लास्ट में आ गया, क्योंकि यहां से आगे पानी पिघल पिघल के जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम स्थिति यही है। अब आपने क्या किया, धीरे धीरे ये जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलना शुरू हुआ, तो ये आपका ग्लेशियर तो रह गया यहां तक। अब इसके पिघलने से जो पानी जाएगा वो इसके पीछे क्या होगा, यहां पर इकट्ठा हो जाएगा।
इसे हम क्या बोलेंगे, ये आपका है मोरेन, और इसे बोलेंगे मोरेन डैम्ड लेक। ये एक डैम की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है, तो इसे बोला जाता है मोरेन डैम्ड लेक। अच्छा, दूसरा देखो क्या होता है कि मान लो कि आपका ग्लेशियर यूं जा रहा था, ये ग्लेशियर था, और इससे आगे रिवर जा रही थी, पानी इसका पिघल रहा था और ऐसे नदी जा रही थी। अब हुआ क्या, इधर घाटी से एक और ग्लेशियर आया, उसने इसका रास्ता रोक लिया यूं। ये भी एक क्या है, ग्लेशियर है, पर्वतीय क्षेत्र है। हो सकता है कि इसकी सहायक हो, इधर से आकर मिलता हो इससे, इधर भी एक घाटी हो, तो उधर से जो ग्लेशियर आया उसने इसका रास्ता रोक लिया, तो ये नदी का पानी अब यहां इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि इसने इसको क्या ब्लॉक कर दिया। तो अब आइस ने इसको रोक दिया, तो इसे बोलेंगे आइस डैम्ड लेक, आइस डैम्ड लेक, है ना। ये बात समझ में आई कि अगर मोरेन आगे, अगर उसके अवसाद आगे डैम बनाते हैं तो उसे बोलते हैं मोरेन डैम्ड लेक, और अगर किसी ग्लेशियर ने इसका रास्ता रोक लिया तो इसे बोलेंगे आइस डैम्ड लेक। डन है। अब देखो क्या हो सकता है, इधर देखना, अगर अगर यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए, क्लाउड बस्ट हो जाए, तो इसमें पानी की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, और जब पानी की मात्रा बढ़ेगी तो ये टूट जाएगा। ये क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न है, तो ये सारा पानी एक साथ बह जाएगा। ठीक? हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, भूकंप आ जाए, हिमालय क्षेत्र भूकंप प्रवण क्षेत्र है, तो अगर भूकंप आ गया तो ये पूरा का पूरा मोरेन हो सकता है फिसल जाए। ये कौन सा सीमेंट से जुड़ा हुआ है, ये तो मलबे की तरह एक के ऊपर चट्टाने एक हैं, अगर ये फिसल गया तो पूरा का पूरा। तो पहला कारण तो हो सकता है क्या, क्लाउड बस्ट, बादल फट जाए। दूसरा कारण हो सकता है कि अर्थक्वेक आ जाए, कोई भूकंप आ जाए। तीसरा कारण क्या हो सकता है बताओ, कि अगर यहां पर ये ग्लोबल वार्मिंग तो हो ही रही है, ये यहां पर इसमें क्या हो, गर्मी की वजह से दरारें पड़ जाए पिघलने से, और ये यहां से टूट के इसके अंदर गिर जाए, तो अगर टूट के इसके अंदर गिरेगा तो सुनामी जैसी लहर नहीं उत्पन्न कर देगा। अगर ये इसके अंदर गिरेगा, इसे बोलते हैं काल्विंग, CALVING, काल्विंग। तो वो टूट के इसके अंदर जब गिरेगा तो ये इस पूरे के पूरे को धक्का देगा, तो ये भी टूट जाएगा। तो तीसरा हो गया काल्विंग या बर्फ का टूटना। तो चौथा रीजन देखो इसका क्या हो सकता है, कि अगर ये तो इतना सा इलाका है, अगर मैं यूं कहूं कि ये इस तरह का इलाका है, और यहां पर आपका आइस था, ग्लेशियर था, और यहां पर आपका मोरेन था, और इस क्षेत्र में भी कोई पर्वत है यहां पर, और यहां से कोई लैंडस्लाइड हो जाए, तो इस झील के अंदर इधर उस साइड में पर्वतों से लैंडस्लाइड हो जाए, तो भी ये क्या करेगा, इसको तोड़ देगा। तो लैंडस्लाइड भी एक कारण है। यही पर्वत है यहां पर, इस पर भी तो आइस होगी, इस पर भी तो ग्लेशियर होंगे। याद करो, ये जो आपकी साउथ लोनाक जो आपकी लेक है, ये कम से कम 5200 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसके आसपास जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 6000 के आसपास है, 6000, 6800, 7000 मीटर तक। ठीक है, तो इतनी ऊंची चोटी है, तो उन पर भी ग्लेशियर है, तो हो सकता है कि वहां से एवलांच हो जाए, वहां से ग्लेशियर ऐसे बह के आ जाए, एवलांच जिसे बोलते हैं, वो इसके अंदर गिर जाए तो भी ये लेक टूट जाएगी। डन है। तो इतने तरीके से ये लेक टूट सकती है, और जिससे निचले इलाकों में क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। डन है। तो अगर मैं बोलूं किस किस वजह से हो रहा है, देखो, अच्छा, एक रीजन जो क्लाइमेट चेंज है वो तो रह ही गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या होगा, देखो, क्लाइमेट चेंज होगा तो ये पिघलेगा और पीछे जाएगा, और इसमें पानी बढ़ता जाएगा, और पानी बढ़ेगा तो उस पानी के ढाल पर है, तो पानी का इस पर प्रेशर भी रहेगा, जल का भी तो एक दबाव है। तो इस तरह से स्लोप पर है, और इस पर अगर ढाल बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, तो ये भी टूट सकता है। तो हो क्या रहा है कि इस तरह जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी वजह से ऐसी बहुत सारी झीलें बन रही हैं। हिमालय क्षेत्र में लगभग 300 से ज्यादा ऐसी झीलें देखी गई हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और सोचो, इतनी सारी झीलें हैं, कोई भी कभी भी खिसक सकती है, तो इनकी लगातार निगरानी करना बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। ड्रोन से करें, रिमोट सेंसिंग से करें, कैसे भी करके निगरानी रखी जाए कि ये कौन कौन सी झीलें बन रही हैं, और किन से ज्यादा खतरा है, किन के मोरेन के टूटने का खतरा है। डन है। तो जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो इस कंडीशन को और ही वर्सन कर रहा है, बहुत खराब कर रहा है।
नई नई झीलें बन रही हैं, और जो पहले से बनी हुई हैं उनके साइज में वृद्धि हो रही है, इसके साइज में वृद्धि हुई है। ध्यान है, कोई दिक्कत? तो यहां से देखो आगे चलते हैं हम। तो देखो इसको मैं अगर डायग्राम पे दिखाऊं तो देखो ये दिखा, ये आपका ग्लेशियर था, ये आपकी लेक हुई, और ये आपका मोरेन हुआ। अब ये जब इसमें पानी बढ़ेगा तो ये इसको तोड़ देगा। देखो यहां पर देखो फ्यूचर में देखो ये कह रहा है कि और बढ़ जाएगी, देखो ग्लेशियर और पीछे हट रहा है, ग्लेशियर पीछे हट रहा है, तो देखो ये पूरा की पूरी लेक बढ़ गई, और ये हो सकता है कि ये इसको ऊपर से बह जाए या इसको तोड़ दे। इसमें हो सकता है यहां से लैंडस्लाइड हो जाए, हो सकता है कि ये देखो ये आइस दिख रही है, अवलांच हो जाए। सही है, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से ये हो सकता है। देखो ये है आपकी दूसरी जो मैं बता रहा था, आइस डैम्ड लेक। देखो ये ग्लेशियर दिख रहा है, इस ग्लेशियर से देखो आगे पिघलने से नदी निकल रही है, और देखो इधर से एक आइस फ्लो आया, ग्लेशियर आया, उसने इसका रास्ता रोक लिया, और ये पानी अब इसके पीछे खड़ा होने लगा। देखो इसे बोलेंगे आइस डैम्ड लेक, आइस ने इसको डैम बना दिया इसके आगे, और जब ये इकट्ठा होता रहेगा एक समय के बाद ये इसको तोड़ के निकल जाएगा, जिससे आपकी बाढ़ आ डन है। दिख रहा है ये वाला पूरा का पूरा, समझ में आया? आइस डैम्ड लेक क्या और मोरेन डैम्ड लेक क्या, डन है। देखो ये रहा ग्लेशियर है, इसकी काल्विंग हुई, देखो ये इसके अंदर गिरा, तो देखो ऐसे शेषे वेव निकली, और जो इसको क्या करेगी, गिरा देगी। ये मोरेन डैम है, डन। चलो आगे। तो इसके बाद देखो ये सारे के सारे जीएलओएफ के कारण दिए हुए हैं इस डायग्राम में, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। देखो लैंडस्लाइड हो सकता है, देखो ये लेक बनी हुई है, इसके यहां से लैंडस्लाइड हो जाए, यहां से ये देखो ये आइस है, ग्लेशियर है, इसका एवलांच हो जाए, ये खिसक के नीचे आ जाए, ठीक है, वॉल ब्रीच्ड हो जाए कि ये दीवार टूट जाए, ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाए। इन सभी की दूसरा आपने अभी पढ़ा, क्लाइमेट चेंज की वजह से इसका साइड बढ़ जाए, साइज बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो ये तोड़ देगा इसको। तो ये सारे कारण इसमें दिए, हमने इस पे ज्यादा चर्चा इससे डिटेल में ही कर ली है, डन है। तो ये इसके कारण है। अब बात करते हैं किसकी, जो यहां पर हुआ। देखो यहां पर समझ में आया, देखो यहां पर ये साउथ लोनाक लेक जो थी ये टूटी। अब इसके अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं कि क्या है कि इस दिन यहां पर वर्षा बहुत हो गई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि निचले भागों में वर्षा हुई, ऊपरी भाग में वर्षा नहीं हुई थी। कुछ लोग मान रहे हैं कि अत्यधिक वर्षा से टूट गई, कुछ कह रहे थे कि 2-3 दिन पहले ही भूकंप आया था नेपाल में, उसकी वजह से चट्टानें खिसक गई थी, तो मटेरियल लूज हो गया जो खिसक गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि एवलांच की वजह से हुआ, कि वहां पर इतनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं और वहां पर एवलांच हुआ जो इसके अंदर आके गिरा और ये टूट गई। जब ये यहां से टूटा तो देखो फिर पानी बहता इतनी स्पीड में कि रुकने का नाम ही नहीं लेता। देखो यहां से ये यहां पहुंचा लाचेन रिवर में, लाचेन से ये कहां पहुंच गया, तीस्ता में, और फिर यहां पर आगे सारा डिस्ट्रॉय करता हुआ नीचे तक डन है। चलो आगे। अब इसका देखो पूरे के पूरे रिवर सिस्टम का मैंने आपको ये मैप बना के दिया हुआ है, इसको आप देख लेना। इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं कि ये है क्या, डन है। इसको थोड़ा बड़ा करके, क्योंकि इसको बनाने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो आप इसी को सीधा सीधा नोट डाउन कर लेना, समझा मैं देता हूं। देखो कैसे, देखो इसको देखना, इस मैप को देखो, यहां पर मैंने लिखा लाचुंग रिवर, ठीक है, और इधर देखो ये कौन सी है, इधर वाली रिवर है, इसका नाम है लाचेन। लाचेन, लाचेन जगह का भी नाम है यहाँ। तो ये लाचेन रिवर है और इधर लाचुंग रिवर है, इन दोनों के मिलने से बनती है तीस्ता रिवर। इसके बाद इसे बोलेंगे तीस्ता, और ये मिलती कहां पर है, चुंगथांग में। चुंगथांग में ये लाचेन और लाचुंग मिलेंगी, और यहीं पर तीस्ता थर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है 1200 मेगावाट का, और यहां पर सिक्किम का सबसे ऊंचा डैम है, हाईएस्ट डैम भी था जो टूट गया अब। तो याद रखना लाचुंग और लाचेन चुंगथांग में मिलती हैं। कई बार आपको वो संगम पूछ लेता है, एक बार गंगा का पूछा हुआ है, तो हो सकता है कि यहां से पूछ ले। इससे पीछे भी और जाएगा तो देखो इसके सोर्स के बारे में अलग अलग मत है, क्योंकि बहुत ही रिमोट एरिया में इसका उद्गम होता है। तो देखो कुछ लोग मानते हैं कि चोलामो लेक है एक, ये भारत तिब्बत बॉर्डर के पास है, चोलामो। चोलामो झील है, वो भी एक ग्लेशियर लेक है, तो वहां उससे इसका उद्गम होता है। और यहां पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है तीस्ता खांगसे ग्लेशियर, खांग से भी बोल देते हैं, कांग से भी बोल देते हैं, ये पूरा का पूरा ये ग्लेशियर है, डन है। तो इस ग्लेशियर से पानी मिलता है किसको, चोलामो लेक को, जैसे अभी हमने देखा था।
तो चोलामो लेक को पानी मिला इस ग्लेशियर से, और यहीं पर एक क्या है, एक चोटी है जिसका नाम है पाउनरी चोटी। ठीक है, तो ये भी एक आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये तीन चीजें यहां पर हो गई। तो यहां से एक रिवर छोटी सी एक स्ट्रीम निकलती है सरिता टाइप की, और फिर इसके अंदर एक और खंगारचू नामक एक और ग्लेशियर लेक है, वहां से एक चोम्बुचू रिवर निकलती है, चोम्बुछो भी बोल देते हैं इसको। तो ये चोम्बुछो निकलती है, और इधर से कौन आ गई आपकी, ये वाली स्ट्रीम, दोनों मिली। दोनों मिलने के बाद गुरदोंग मार नामक एक और छोटी सी सरिता इसके अंदर आती है। देखो ये सब ग्लेशियर लेक भी हैं इनके नाम पर, इनके नाम पर पीक्स भी हैं। देखो इधर दिखाऊं, देखो यहां पर देखो, इस मैप में देखना, ये देखो, ये दिख रहा है गुरदोंग मार, ये पीक है। देखो यहाँ पर ये रहा गुरदोंग मार झील है यहाँ पर, ये रही। यहाँ पर देखो चोम्बू, मैं भी बोल रहा था जो रिवर है, देखो चोम्बू नाम की एक पीक है। तो ये झीलों के नाम पीक्स के नाम है, आपसे पूछ सकता है कि ये कौन से स्टेट में है। डन है? तो देखो ये रहा आपका जो मैं अभी बता रहा था, गुरदोंग मार्चो, और यहां पर देखो चोम्बू दिख रहा है। डन? तो देखो यहां पर वापिस आओ, तो ये रहा आपका लामो लेक हो गई, यहां से निकली एक ब्रांच, दूसरी अंदर आ गई चोम्बुचू, इसके साथ ये खंगारचो से निकलती है, ये गुरदोंग मार आ गई। ये तीनों आपस में मिलकर अब नीचे की तरफ आएंगे। नीचे एक वैली है जिसका नाम है थांगचू, या थांगचो भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये थांगचो में वैली में से ये बहती है, तो यहां पर इसको थांगचो रिवर बोलते हैं। अभी तक इसको तीस्ता नहीं कहते, इसी को अपर तीस्ता भी कई बार कह देते हैं, लेकिन तीस्ता शुरू कहां से होती है, चुंगथांग से। तो जब ये इसमें आई तो थांगचो वैली में आएगी, और थांगचो वैली के बाद इसमें आके एक रिवर मिलती है जिसका नाम है जेमूचो। क्या नाम है, जेमूचो। देखो ये कहां से निकलेगी, नाम ही इसका जेमू है, तो जेमू ग्लेशियर से निकलती है। तो देखो ये रिवर आई यहां से जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली जेमूचो, और ये आके इसमें जेमा में आके मिलती है। और जब ये जेमा में आके मिलती है, इसके बाद इसे लाचेन कहते हैं। इस नदी को क्या बोल देंगे, लाचेन। डन है? अब देखो ये जो जेमाचो आपकी रिवर थी, इसी की सहायक एक और नदी है जिसका नाम है गोमाचो। इस गोमाचो को ही बोलते हैं लोहनाक। डन है? तो देखो ये लोहना आपकी साउथ लोहनाक लेक थी, यहां से निकलती है गोमाचो या लोहनाक रिवर, ये मिलती है जेमू रिवर में, और जेमू आके मिलती है किसमें, अपर तीस्ता में, या यूं कहो थांगचो में, और ये इसके मिलने के बाद इसे लाचेन कहते हैं। तो कभी पूछ ले कि कौन सी सहायक किसकी नदी है, तो आप बता सकते हो। डन है? नाम थोड़ा सुना हो तो आइडिया रहेगा। अब ये मिलने के बाद देखो फिर ये तीस्ता के रूप में नीचे प्रवाहित होती है, और इसकी सहायक नदियां देखो क्या, थोंगलुंगचो, फिर देखो दिक्चू, फिर इधर देखो ये क्या है, रैंगपाचू, ये रानी खोला, रैंगपोचू, यहां पर आपके आएगी रंगीत रिवर। ठीक है, ये सब इसकी क्या है फिर सहायक नदियां। तो ये फिर पूरे के पूरे सिक्किम में से, ऐसे में से बीचों बीच से होती हुई जा रही है, और इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो रंगीत है। देखो ये रही, और ये रंगीत याद रखना वेस्ट बंगाल और सिक्किम की बाउंड्री पे प्रवाहित होती है, और वेस्ट बंगाल में जाके इसमें मेली बाजार के पास ये इसमें मिल जाएगी। और फिर देखो फिर ये तीस्ता जा रही है, ये यूं ये प्रवेश करेगी बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल के बाद जाएगी बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। पहले ये देखो इधर देखना, यहां देखो ये गंगा रिवर है, जैसे ही ये बांग्लादेश में जाएगी इसको पद्मा कहते हैं। गंगा नदी बांग्लादेश में गई तो क्या बोला, पद्मा। तो पहले ये जो तीस्ता थी ये गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन बाद में इसने अपने मार्ग को परिवर्तित किया और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में घुसती है तो इसको बोलते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में घुसेगी तो इसे बोलते हैं जमुना, और जमुना की सहायक नदी है एक तरह से तीस्ता कहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में मिल रही है, तो ब्रह्मपुत्र ना होकर वहां उसे क्या बोलते हैं, जमुना। अब देखो ये जमुना, और इधर से गंगा को क्या बोला, पद्मा, फिर ये पद्मा के रूप में चलती है, और इसमें एक और सहायक नदी आके मिलती है जिसका नाम है मेघना। जब ये मेघना मिल जाती है तो फिर इसको बोलते हैं मेघना। तो बांग्लादेश में तीन नाम हो गए आपको याद रखने हैं, जमुना, पद्मा और मेघना। इस रूप में गंगा प्रवाहित होती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। डन है? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको याद रखना होगा। देखो ये कौन सी नदी है, थोंगलुंग चो, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, राइट कौन सी है, लेफ्ट कौन सी है। ठीक है, तो राइट में कौन सी है, इधर वाली, ये जिस तरफ बहती है ये यूं आ रही है, तो इस डायरेक्शन वाली कौन सी होंगी, राइट, इधर वाली लेफ्ट। हाँ राइट आएंगी, ये रंगीत राइट में है, देखो इधर राइट में।
जिस तरफ बहती है ना, जो डायरेक्शन बहने की होती है वो मार्क कर लो। जैसे ये यूं बह रही है तो ये डायरेक्शन है, यूं बह रही है तो इसके बहने में ये राइट और ये लेफ्ट। अगर मैं लाचुंग कहूं तो ये कौन सी है, लेफ्ट। ये यहां पर दीक्षु है, ये भी लेफ्ट। रानी खोला लेफ्ट, रैंगपोचू ये भी लेफ्ट, रंगीत राइट हो गई, ठीक है। फिर ये रैंगएपचू हो गया, ऊपर थोंगलुंग चौ हो गया, ये सारी राइट है। ये पूरा का पूरा आपको रिवर सिस्टम भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। डन है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं, राइट कौन सी हैं, लेफ्ट कौन सी हैं, ग्लेशियर कौन से हैं यहाँ पर, ठीक है। लोहनाग रिवर कहां से निकलती है, ये सारा आपको ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा इसका मैप है, आप इसको बना लेना। डन है। क्योंकि इसको बनाएंगे तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा, कोई दिक्कत इसमें। चलो, तो आपको जीएलओएफ समझ में आया। जीएलओएफ क्या है कि किसी ग्लेशियर लेक के फटने से या टूटने से जो अचानक बाढ़ आ जाती है उसे ग्लेशियर लेक का आउटबस्ट कहते हैं। डन है। और इससे हो सकता है कि बहुत ज्यादा जान मान का नुकसान हो जाए, हो भी सकता है ना भी हो। अगर वीरान सुनसान क्षेत्र में है तो ज्यादा बड़ी झील नहीं है तो हो सकता है नुकसान ना हो, लेकिन अगर कोई बड़ी झील है तो उसमें हो सकता है। और हिमालय क्षेत्र में मैंने अभी बताया कितनी 300 से ज्यादा झीलें हैं, सही है। और इससे पहले ये जो साउथ लोनाक रिवर है इसको पहले से ही मॉनिटर किया जा रहा था, ये बहुत तेजी से पीछे हट रही थी और इसका जल क्षेत्र बढ़ रहा था। तो इसमें प्लास्टिक के पाइप डाल के इसको खाली भी किया गया था, लेकिन फिर भी ये क्या हो गई, टूट गई। तो ऐसी बहुत सारी झीलें हैं जिनमें इस तरह की प्रॉब्लम है। और क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग इसको और भी खतरनाक बनाता जा रहा है। नई झीलें बन रही हैं, पुरानी झीलों का साइज बढ़ता जा रहा है। इसके बाद क्लाउड बस्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। उस क्लाउड बस्ट की वजह से भी तो क्या होगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। और बर्फ पर अगर वर्षा होगी, क्लाउड बस्ट होगा, तो वो आइस भी का भी एवलॉन्च हो सकता है, ठीक है। तो लैंडस्लाइड हो रहा है, क्लाउड बस्ट हो रहा है। इसके बाद आपका ये जो ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, इन सभी कारणों से जीएलओएफ की संभावना बढ़ती जा रही है। तो अगर सबसे पहले मैं बोलूं तो जीएलओएफ है क्या, ये बताएंगे। फिर बताएंगे कि ये कौन से वाली झीलों से होता है, आइस डैम से हो सकता है और मोरेन से भी हो सकता है। फिर इसके हम देखेंगे कि क्या नुकसान हो सकते हैं जो आम फ्लड के होते हैं वही, ठीक है। और इसकी पावरफुल उतनी होती है कि बहुत सारे डैम भी टूट सकते हैं इससे। जैसे ये चोंगथांग वाला टूट गया और आगे वाले डैम भी क्या हो गए, डैमेज हो गए। फिर अब इसके देखो थोड़ा सा ये भी देख लें कि इसके मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है ना, डिजास्टर का मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, निगरानी रखें, मॉनिटरिंग अच्छी होनी चाहिए, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज करें, ड्रोन्स का यूज करें, फिजिकल मॉनिटरिंग करें अगर हो सकता है तो सबसे पहला तो काम क्या है, निगरानी रखी जाए। ठीक, निगरानी रखने के बाद आप क्या करोगे, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाओगे कि अगर ये टूट जाए तो आपके पास ऐसा सिस्टम हो कि जो समय से पहले सूचना दे दे कि कुछ टाइम मिल जाए कि लोग बच जाएं। ये चोंगथांग में तो डैम के गेट खोलने का भी समय नहीं मिला, उतने में वो पहुंच गए। तो आपके पास बचने के लिए समय हो तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। इसके बाद स्ट्रक्चरल मेजर ले सकते हैं जो हम फ्लड के डिजास्टर मैनेजमेंट में करते हैं कि दीवारों को बनाया जा सकता है, इसके बाद लेवीज को ऊंचा किया जा सकता है। इस तरह के जो काम हम नॉर्मल फ्लड के मैनेजमेंट में करते हैं वो भी किए जा सकते हैं। लोगों में अवेयरनेस जगाई जा सकती है कि आप ऐसे क्षेत्रों में, निचले क्षेत्रों में ना रहें जो नदी के बिल्कुल पास है। तो इस तरह के काम इसमें किए जा सकते हैं। सबसे जरूरी इनके लिए क्या है, अर्ली वार्निंग सिस्टम हो, मॉनिटरिंग सिस्टम हो, पता लगे कितनी झीलें हैं, कहां हैं, क्या कंडीशन है, उनका साइज कितना बड़ा हो गया है, पिछले साल कितना था, इस साल कितना बड़ा हो गया है, मोरेन की क्या कंडीशन है, कहीं टूटने वाले तो नहीं है। सही। तो इन सब की जब निगरानी रखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत मैनेज किया जा। और हिमालय क्षेत्र तो देखो पूरा स्टीप स्लोप है वहां पर, उससे ज्यादा दिक्कत कहां से हो रही है, उससे भी बड़ी दिक्कत तो स्लोप बहुत खड़ा है, तो पानी अगर वो टूटेगी तो पानी तुरंत नीचे आ जाएगा, लैंडस्लाइड का खतरा ज्यादा है। तो हिमालय क्या है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहा है, दूसरी उसकी स्ट्रक्चर ऐसी है, बहुत सेंसिटिव है वो इलाका। तो वहां पर इस तरह की डैम के प्रोजेक्ट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक काम है, सही है। तो ये सारे के सारे इसके जीएलओएफ के कारण है और ये तीस्ता नदी का सिस्टम डन है। कोई दिक्कत इसमें, पूछो कुछ है तो, समझ में आ गया सब। ये देखो छोटी सी डेफिनेशन देनी है, उसके बाद हमें बताना है, उसके प्रभाव बताने होते हैं और लास्ट में डिजास्टर को मैनेज करना होता है। वो हमने किया ही है कि उस डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल की तरह करेंगे, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, उसके दौरान रिस्पॉन्स में, और लास्ट में जो डिजास्टर के बाद जो होता है वो सारा रिकंस्ट्रक्शन हो गया, राइट।
रिहेबिलिटेशन हो गया, ये सब को हमें देखना होता है डिजास्टर के बाद। उस प्रोसेस से इसको पूरे को हम मैनेज कर लेंगे। सही है, तो हो सकता है कि ये आपको मेंस में भी दिख जाए, हो सकता है पीटी में भी आए। डन है, मिलते हैं अगली क्लास में।